इस बैठक में जब हम इस देश की सबसे बड़ी समस्या पे सवाल उठा रहे हैं, विचार करेंगे बेरोजगारी की, उसमें हमारे बीच में अरुणा के भी विचार सुनना शायद हम लोग सबको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम जोरदार तालियों से अरुणा का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में दीपा सिन्हा है। दीपा बढ़ाती हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती हैं। आप एक अर्थशास्त्री हैं और जो एक अर्थशास्त्री की एक अप्रोच है डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, आप वो हैं जिसको अनेक लोग उसको शुरुआत करने में है, उनमें से अमर्त्य सेन भी हैं। तो दीपा हमारी उस सोच में अपनी अर्थशास्त्र बढ़ा रही है। दीपा आंदोलनों के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा मेरा अर्थशास्त्र दोनों मैं सीखूंगी आंदोलनों से, और अगर मैं देख पाऊं तो राइट टू फूड कैंपेन में बहुत ही उनका अंतरंग रिश्ता है और लंबे समय तक संयोजक रही। राइट टू फूड कैंपेन पढ़ाती भी थी और कैंपेन का भी पूरा काम देखना, और खास तौर से दीपा का जो क्षेत्र जहाँ पे वो बखूबी से काम करती, वो इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो MSP, तो ये सारे मुद्दे, राशन प्रणाली, छोटे बच्चों का पोषण, उसको लेके जो पूरा हमारा अर्थशास्त्र क्या बोलता है। और इसके अलावा दीपा ने अनेक किताबें लिखी हैं इन अर्थशास्त्र, इनकी तरह का अर्थशास्त्र, अनेक लेख, और मैं क्या बोलूं बस। और इन्होंने बिना, जब मैंने कहा इसके लिए जयपुर आना है, बिना सोचे बिना विचार किए बिल्कुल निक्कू के लिए, समर्थ के लिए, निशा तारा सिंह जी के लिए मैं जरूर आऊंगी। तो आज सुबह ही आ गई, तो जोरदार तालियां। तो अरुणा, आप कुछ शुरू करना चाहेंगी और शुड वी गो स्ट्रेट विद दीपा? आप भी कुछ शुरू कर सकते हैं। कॉमरेड सिद्धू, निशा, या बैठे हुए सब क्रांतिकारी संगठनों से आए हुए मेरे दोस्त, धरने से आए हुए मेरे सारे साथी, और निक्कू के सारे दोस्त जो यहाँ पे पहुंचे हैं, सबको मेरा सलाम। आज ऐसा दिन है जिसमें बड़े मिश्रित सोच आते हैं। मैं निक्कू से मिली जब वो 16 साल का, 15 साल का, मैं मिली हुई हूँ, मगर इसके साथ वार्ता हुआ जब वो 15-16 साल का था, और उन बातों में मुझे बहुत एक उभरते हुए नेता के लक्षण दिखाए, क्योंकि वो हर बात पे बात करता था, केवल संघर्ष के ऊपर बात नहीं किया कोई, और संघर्ष के ऊपर बात नहीं किया उसने। और मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन में हूँ, वहां आया देवभूमि, तो वहां के संगठन के बारे में केवल बात नहीं किया, उसने सोच के बारे में बात किया, किताबों के बारे में बात किया, चित्रों के बारे में बात किया, फिल्म्स के बारे में बात किया। तो मुझे लगा आने वाले समय में संघर्षशील काम करना है तो निक्कू जैसे होना पड़ेगा। आप एक ही किस्म की सोच लेकर बदलाव नहीं ला सकते। आप यदि थोड़ा बहुत मुड़ के देखें, रूस की क्रांति आई, बहुत सारे जगह क्रांति आया, तो वहां पे संस्कृति के ऊपर भी बहुत बड़ा असर हुआ। लेखन आप तो जानते ही हैं। तो ये युवा पीढ़ी में वो लक्षण वापस आ रहा है कि लिखने का, पढ़ने का, चित्र बनाने का, सोचने का, सांस्कृतिक बातों पर बात करने का, पहनाव के ऊपर भी। निक्कू बड़ा स्टाइलिश आदमी था, उसके जो स्टाइल था वो अपना ही था, तो उसने समझा कि ये स्टाइल से एक स्टेटमेंट होता है, केवल एक स्टाइल नहीं है,
कुछ पहनाव पहनते हैं, उससे एक स्टेटमेंट होता है। बहुत अच्छे से उसने इस कल्चर को समझा। जब उस दिन वो और रौनक हमके बीच में से चले गए, उस दिन हमारे सबके दिमाग बिल्कुल अंधकार में चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे याद है बहुत पश्चाताप हुआ, कई बातें आई। ये मोटरसाइकिल से मैं बहुत दिनों से नफरत करती हूँ, और उस दिन बहुत मैंने कहा प्लीज बेटा वो एक को बंद कर दीजिए। तो ये जो बात है मोटरसाइकिल कल्चर, इसके पीछे बहुत चीजें हैं। केवल ये मोटरसाइकिल साधन नहीं है, इसके पीछे पूरे हमारी युवाओं को कर्जा में बांधने की एक रणनीति भी है। मेरे गांव के जितने साथी हैं सभी वो लोन पे लेते हैं, लोन पे कर्जा होता है, वो कर्जा चुकता है नहीं चुकता है वो पता नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल कल्चर आ गया है। सरकार ने बस का साधन भी बंद कर दिया है, बस के साधन बंद कर दिए तो गांव से गांव जाने का अभी और कोई साधन नहीं है, वो एक बहाना बन गया है। तो एक मोटरसाइकिल को लेकर मैं उस दिन बहुत सोची कि क्या इसके ऊपर हम क्या पाबंदियां लगा सकते हैं, क्यों हमारे बच्चों को मजबूरी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हम कहीं एक से दूसरी जगह जाना है तो वो है नहीं। और यदि आप मुड़ के देखेंगे कि पुराने जमाने में जितने भी लोगों के देश में, लोकतांत्रिक देशों में जहां लोगों का राज हुआ, वहां बसें ट्रेन जितने चलते हैं उतने प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चलते। आप देखिए कि अमेरिका जैसे देश में बिना कार आप कहीं नहीं जा सकते। जितने भी पूंजीवादी देश हैं उसमें आपके लिए केवल कार और प्राइवेट व्हीकल्स ही काम करता है। हमारे बच्चों को अपने विचार बदलने के लिए, अपने राजनीतिक झुकाव को बदलने के लिए कई किस्म के तरीके होते हैं, और उसमें संस्कृति एक होता है। और निक्कू को देख के मुझे ये समझ में आया, आज हमारे बीच में कई साथी बैठे हैं जिनके युवा बच्चे एक्सीडेंट में चल बसे। मिसेस व्यास भी है, अजीत की भी बात याद आ रही है, क्योंकि अजीत के जाने के समय से पूरा जिस तरीके से हमारे एक व्यवस्था बैठा है, क्या व्यवस्था है, क्या किसी देश में ऐसे वाहन नहीं चलाए जाते हैं जैसे हमारे देश में चलाया जाता है। कोई सवाल ही नहीं है कि एक के ऊपर एक चढ़े, धक्का दे, कोई नियम नहीं, कानून नहीं। जो दूसरे देशों से लोग आते हैं इंडिया को देख के घबराते हैं कि इस देश में आप रोज बच के घर कैसे आते हो, आते कैसे हो। ये भी हमारी राजनीति है। इस राजनीति को भी निक्कू ने, रौनक ने, अजीत ने, कई बच्चों ने हमें याद दिलाया है कि ये भी एक राजनीति है, इसके लिए भी संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या हम आज ये निर्णय ले सकते हैं दिशा कि इस तरह के एक रोड सेफ्टी के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा एक आंदोलन सा छेड़े, जिसमें एक नया नियम कानून के लिए भी हम लोग बात करें, जिससे हमारे बच्चे घर सुरक्षित आएंगे। इस भावना के साथ हम रहें। मैं गांव में रहती हूँ, गांव में गारंटी से एक महीने में खबर आता है 2 बच्चे मौत से गए, साइकिल से, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से गए। क्या उम्र है? 18 से लेकर 35 तक। उनके पीछे परिवार, उनके पीछे बच्चे, उनके पीछे एक पत्नी छोड़ के जाते हैं। कभी पति पत्नी खत्म हो जाते हैं तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद इसके बारे में सोचना पड़ेगा निशा, कि हम लोग रोड सेफ्टी के लिए काम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम करें। और क्या आप लोग भी सहमत हैं इससे? तो हम लोग लगता है कि इसके लिए एक राजनीतिक आंदोलन चलनी चाहिए। अब जैसे देखो बसें बंद हो रही है, गांव से बसें नहीं आती है। मैं जिस गांव से रहती हूँ उससे कस्बे में जाने के लिए मोटरसाइकिल के अलावा कोई साधन ही नहीं है। तो जाओ कैसे? तो मजबूरी, पूरा परिवार उस पर जाता है। मैं एक बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमें दीपा की बातें सुननी चाहिए अभी। दीपा और शांता, इसकी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और दीपा को बारे में मैं बहुत छोटे उम्र से सुनी हूँ, मगर ये प्रौढ़ हुई उसी के बाद में मिली हूँ। और मैं इसको सम्मान करती हूँ, इसकी सोच और इसके विचार को। और एकेडमिक सोच को एक्टिविज्म के साथ जोड़ना आसान नहीं है।
ना एक्टिविज्म को एकेडमिया में ले जाना आसान है। जहां भी जाओ दूसरे का आलोचना होता है। एक्टिविज्म में आओगे तो आपको कहा जाएगा आप तो एकेडमिक है। आप एकेडमिया में जाके एक्टिविज्म की बात करेंगे तो क्या कह रहे तुम तो एक्टिविस्ट हो। तो ये दोनों जगह एक पांव इधर और एक पांव उधर रखकर चलना बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल काम को दीपा ने बहुत सरल किया, बहुत सुंदर तरीके से आगे ले गई है। और मैं आज चाहती हूँ उसके बात को गंभीरता से सुने। अगर आज के विषय पे मैं आती हूँ कि बेरोजगारी और बच्चे जो जवान बच्चे हमारे घर बार के बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली बात जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं सरकारी नौकरी नहीं। हमारे गांव में सब बच्चे यही कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी कैसे वापस लाए, या सरकार को गारंटी से कोई काम देने का कैसे वापस लाए। हम देखते हैं जो भी कर रहे हैं या कर रहे हैं वो काम उल्टा कर रहे हैं। मैंने सुना अभी फिलहाल, क्योंकि ये क्या था, ये 4 साल का ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा था मिलिट्री में, अग्निवीर के बारे में मुझे खबर मिली है कि लद्दाख और लेह में लोग वहां के लिए धरने पे बैठे हैं ये मांगते हुए कि लद्दाख और लेह को इंडिपेंडेंट स्टेटहुड चाहिए और उनका अधिकार चाहिए। और उनकी कहते कहते मुझे एक खबर भी मिली है कि वहां के जो बॉर्डर पे गोरखा लोग बैठे हैं, वो गोरखा लोग पता नहीं कितने सदियों से नेपाल से इंडिया में आके हमारे आर्मी में आ रहे हैं। आप इस चीज में मतलब रुचि रखते हैं कि हमारे फौज में रुचि रखते हैं, तो भी अभी खबर उनसे मिला है क्योंकि अग्निवीर की वजह से सारा जितने गोरखा इतने सदियों से हमारे आर्मी में आ रहे हैं वो सब चीन के आर्मी में भर्ती होने जा रहे हैं। तो मुझे कहना है कि मतलब क्या है कि बेरोजगारी केवल एक बच्चे की जिंदगी की बात नहीं है, उसकी भी है महत्वपूर्ण वही एक बात। उसे क्या क्या राजनीतियां निकलती है आप देखिए। उसे एक राजनीति निकलती है फौज, एक राजनीति निकलती है किस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट पे आपको लिया जा रहा है। कोई गारंटीज नहीं है, किसी किस्म की गारंटी नहीं है। अब युवा लोग कहां जाएंगे? पढ़ा तो दिया, सबसे पहले पीढ़ी पढ़ गया, कोई बीकॉम कर गए, कोई एमकॉम कर गए, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर गया, कोई मैनेजमेंट कर गया, तो पीएचडी भी ले गए। लेकिन क्या करेंगे ये लोग? मैं यहाँ से अजमेर की तरफ कई बार गाड़ी में जाती हूँ तो वहां पे एक अंडा वाला मिलता है मुझे। अंडा वाला एक बोर्ड लगा रखा था, उसने फलाना फलाना नाम लिख के BA B.Ed और बेचता अंडा। वो बनाते हैं ऑमलेट बना के बेचते हैं। और मैं खड़े होकर उसको पूछी, बेटा तू BA B.Ed है तो तू अंडा क्यों बेच रहा है? उसने कहा और क्या करूं मैं, इस देश ने मुझे BA B.Ed बनाया कि मैं अंडा बेचूं, तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं अंडा लायक ही हूं, अंडा बनाने के लायक हूं। ऐसे कई लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, कई लोग मिलेंगे जो इतने लिटरेट हैं, फिर भी उनको हम यही काम दे पा रहे हैं। तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि पूंजी आपको अडानी अंबानी में ही दिखता है क्या? वो अभी जो कहा गुजरात में जो बहुत बड़ा एक तमाशा हुआ, जहां अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हुआ, उस तमाशा में आपको भविष्य दिख रहा है। किसमें भविष्य दिखेगा आपको? आपको भविष्य आपके बच्चों में दिखना चाहिए, उनकी जिंदगी में दिखना चाहिए, उनके भविष्य में क्या करेंगे वो उसमें दिखना चाहिए। और यदि आप सामर्थ्य से कई किस्म की कलाएं रखते हैं, कई किस्म के गुण रखते हैं, उसके लिए क्या भविष्य है? आप कला को कहां प्रतिष्ठित कर सकते हैं? कौन से ऐसे मंच है हमें जिसपे आप जाके पेंटिंग कर सकते हैं, जिसपे आप दूसरों से मिल सकते हैं, जहां नाटक बना सकते हैं, नाटक दिखा सकते हैं? कौन सा ऐसा स्टिम्युलेशन है आपके लिए जिससे आप सारा काम कर पाएंगे? सोचने की बात है। मगर छोटी सी टिप्पणी, मैं अपनी एक छोटी सी टिप्पणी आज जोड़ना चाहती हूँ। मुझे सब लोग आंदोलनकारी के नाम से ही जाते, मैं कहीं भी जाती है कहते हैं आंदोलन आ गया, बस अरुणा इज इक्वल टू आंदोलन। मगर मैं बहुत कुछ और भी हूँ, वो ये तो नहीं समझते, सोचते हैं कि बस आई तो हाई हुल्लड़ करेगी, नारा लगाएगी और बस। तो मैं गई, एक बहुत फेमस गायक है दक्षिण भारत के दो, एक बॉम्बे जयश्री, एक TM कृष्णा, और एक नृत्यिकाएं हैं उसमें लीला सैमसन। इनकी नृत्य और गाना सुनने के लिए मैं दिल्ली गई एक बार। दिल्ली जाके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं मेरे दोस्तों से कि मुझे कहीं आगे बिठा देना, मुझे मौका हुआ कब मिलता है तो मैं इनका संगीत और नाटक देखना चाहती हूँ। तो मुझे आगे बिठा दिया। तब उस समय के
चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आए थे, वो भी दक्षिणी थे, वैसे मैं दक्षिणी, तो वो भी आ गए और मुझे उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अपने इलेक्शन कमीशन को छोड़ के आ सकते हैं, तो मैं अपने सड़क को छोड़ के मैं भी आ सकती हूँ, इसमें क्या विरोधाभास है? तो समर्थ ने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि रेवोल्यूशन जो है, चेंज जो है, जो बदलाव जो है, उसमें कल्चरल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एक्सप्रेशन नहीं होगा तो क्रांति नहीं आएगी। क्रांति नहीं आएगी, इसका उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाया है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने इन पेंटिंग्स को देखा है? पता नहीं, बड़ा होता तो हुसैन होता, MF हुसैन जैसे हो जाता, क्या मालूम, क्या मालूम पिकासो जैसे हो जाता, क्या मालूम उसमें क्या क्या निकलता उसमें से, कुछ मालूम नहीं है। और मैं कहूंगी कि इस परिवेश में जिसमें उसको क्रांतिकारी केवल नहीं बनाया, मगर उसको एक पेंटर भी बनाया और उसको एक साहित्यकार भी बनाया और उसको सांस्कृतिक चीजों के ऊपर रुचि लेने के लिए बनाया। मैं कहूंगी ये माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस माहौल को जिंदा रखना है, और इस माहौल को जिंदा रखना है तो हमें राजनीति भी पलटनी पड़ेगी, राजनीति के लिए मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे और ऐसे राजनीति लेके आनी पड़ेगी जो दो शब्द को लेके हमें गुलाम नहीं करे और एक मंदिर को लेके गुलाम नहीं करे, मगर दुनिया को दूसरे तरीके से देखने के लिए मौका दे और हमें लाठी और मारपीट की जिंदगी में ना ले जाए, हमें क्रिएटिविटी के रास्ते ले जाए। उसके लिए एक राजनीतिक लड़ाई है जो हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और अब चुनाव में और लड़ेंगे। जब आप कहते हैं कि एक ही भगवान का नाम लो, तो मेरे दिमाग और मेरे दिमाग में सोचने की शक्ति को आप खत्म कर देंगे। आप उसको दो स्टील के प्लेटों के बीच में डाल के दबा देते हो। जब तक वो फ्री नहीं होगा मेरे दिमाग, तब तक हम क्रिएटिविटी को कहां करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए केवल एक लड़ाई एक पार्टी से खिलाफ नहीं है, उसकी सोच के खिलाफ है, उसकी कल्चर के खिलाफ है। जो कल्चर इतना खराब कल्चर लेके आए हैं कि एक दूसरे को नफरत से देखना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना नहीं करना, एक ही चीज को रटा रटा के हमारे दिमाग में लड़ाकर डाल देना, और आप बच्चे सब इसके शिकार हो। किसकी? उसको एडवर्टाइजमेंट जिंगल कहते हैं। बार 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 बोलने से वही दिमाग में बैठ जाता है। कोई साबुन बेचे या पार्टी बेचे, वो एक ही जिंगल आता है दिमाग में, तो बार बार सोशल मीडिया में वही हो, एडवर्टाइजमेंट में वही हो, नारे वही हो, पोस्टर वही हो। इसलिए ये पोस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगी छापिए, इनको सैकड़ों में छापिए, ताकि हम लोग अपने अपने जगह उसको लगा सकते हैं, ताकि एक दूसरा सोच भी युवा के बीच में पनपेगा। तो कल्चर बहुत पावरफुल है। जैसे संगीत से हम शुरू किए, वो बहुत ही पावरफुल था। तो मैं अपने बात खूब सारे, मगर मैं यही समाप्त करूंगी। दीपा को सुनना है तो अंग्रेजी में एक शब्द अंग्रेजी में यूज कर देती हूँ बीच में। दीपा को बहुत बहुत शुक्रिया that she is unpacking the mystery of academia and bringing it to activism and showing us how we can actually fight our battles. बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी एक, जैसे निकू ने बॉर्डर स्मच किया, स्मच मतलब फैलाया, कोई बॉर्डर नहीं, उसको हिलाया और उसको फैला दिया, वैसे ही आज दीपा एकेडेमिया और एक्टिविज्म के बीच में फैलाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपा। धन्यवाद अरुणा जी। अब अरुणा जी ने उम्मीदें ऐसे बढ़ा दी है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन उससे पहले कॉमरेड सिद्धू, निशा जी, मैं ये हिंदी में नहीं कह पाऊंगी, शायद से मैं भी दक्षिण भारत की हूँ, बट इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू बी दैट यू थॉट ऑफ मी फॉर टुडेज लेक्चर। मैं समर्थ को तो जानती नहीं थी, लेकिन मैं राजस्थान का सिविल सोसाइटी का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें शायद आप में से बहुत लोग हैं, उसके भाग रही हूँ। तो जब ये हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरह से लोगों की रिएक्शंस की और रिस्पॉन्स की, उससे वो अभी तक मतलब हम रीलिव कर पा रहे हैं। और आज ये सारे पेंटिंग और पोस्टर देख के फिर से समझ आ रहा है कि उस तरह की रिस्पॉन्स जो आई थी उस ग्रुप में, ना सिर्फ ये कि कोर्स किसी भी युवा के साथ होता है तो वो एक ऑटोमेटिकली लगता है कि ये इनजस्ट है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर इतने कम उम्र में इतने सारे चीजें कर लिया था,
निक्कू ने, और उस सपने को कैसे हम लोग जिंदा रखे, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। और ये सुनकर भी काफी प्रेरणा मिली कि इतने सारे चीजें किए जा रहे हैं उसके याद में। साथ ही ये भी थोड़ा रियश्योरिंग लगा कि मैं जो पोस्टर वगैरह देख रही थी, ये जो मुद्दा जिस पर मुझे आज बुलाया गया वो निक्कू के भी कंसर्न थे, और शायद उस तरह का एक्सप्रेशन जैसे अरुणा जी ने कहा उसकी काफी यहाँ पे जरूरत है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, ये तो सब जानते हैं। इसमें मुझे अर्थशास्त्र पढ़ के उसमें पीएचडी करके आके समझाने की तो कोई बात ही नहीं है। हम सब आंदोलनों में जानते हैं, जो भी इस देश में आज के दिन में जी रहा है आंख कान खोल के, उसको दिख रहा है कि बेरोजगारी यहाँ पे एक मुद्दा है। वो बोलने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ आंकड़े दूंगी। लेकिन साथ साथ ये भी काफी सुनने में मिलता है कि शायद इस कमरे में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे ना सोचें, लेकिन हम अखबार भी पढ़ें, लोगों से बात करने का कोशिश करें, तो बार बार एक सवाल ये भी उठता है कि बेरोजगारी समस्या है तो इसमें सरकार की क्या गलती है। हो सकता है हमारा हुनर ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया, ठीक से नौकरी नहीं खोजी, मतलब बेरोजगारी को एक आम तौर पे निजी समस्या मानी जा रही है। और मैं आपके सामने ये रखने की कोशिश करूंगी कि बेरोजगारी एक निजी समस्या नहीं है, बेरोजगारी एक राजनीतिक समस्या है, और उसको राजनीतिक रूप से हम किस तरह से लड़ पाएंगे उसका कुछ सुझाव, ताकि हम उस चर्चा को भी आगे ले जाएं, क्योंकि चुनाव का भी माहौल है और ये समय है ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए। तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी बहुत है, ये तो हम सब जानते हैं, दिखता है। अगर आंकड़े भी देखें तो पिछले 50 साल में जितनी बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं रही है उतनी अब है। और ये कोविड के बाद की बात नहीं है, कोविड के पहले की भी यही स्थिति है। लेकिन जब हम आंकड़े सुनते हैं तो वो कम लगता है कि 10% लोग बेरोजगार हैं। लेकिन इसमें बेरोजगारी को कैसे नापा जाता है वो भी समझने का जरूरत है, जिस पर मैं 1 मिनट में आऊंगी। लेकिन कुछ चीजें बिना आंकड़े के भी दिखते हैं। जैसे अभी हमने सुना, आपने देखा होगा न्यूज में कि भारत से युवा लोग जा रहे हैं रशिया में आर्मी में भर्ती हो, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें लड़के, एक हैदराबाद का अभी एक अगेन यंग लड़के का जान भी निकली है। या इसराइल में जब इसराइल और पैलेस्टीन की बॉम्बिंग हुई तो जो हो रही है वो तो बहुत गलत हो रही है, लेकिन कितने भारत से यंग लड़कियां, महिलाएं वहां पे नर्स की काम कर रही है। क्यों जा रहे हैं? अगर यहाँ पे नौकरी मिलती तो क्यों जाते किसी दूसरे देश के आर्मी में लड़ने, या कहीं और वहां के वृद्धा लोगों को, बच्चों को संभालने। तो ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई हुनर नहीं है, कि हमें कौशल विकास योजना चला के लोगों को पहले स्किल देना है। वो नर्स बन पा रहा है, आर्मी में जुड़ पा रहा है, लेकिन इस देश में उनका हुनर को यूज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए तो बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है। कहीं भी हम देखें, कोई भी छोटी सी छोटी सरकारी नौकरी की अगर एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें हजारों लोग भर्ती के लिए आके खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बिहार में, यूपी में जब आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म में स्टैम्पीड हो जाती है। इतने लोग आके खड़े होते हैं जो 10th 12th पास किए हैं। तो लोग अपने निजी रूप में जो कर सकते हैं वो किए हैं, पढ़ाई किए हैं, लोगों को समझाया गया कि आप स्कूल जाइए, पढ़ाई कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, कंप्यूटर सीखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारे चीज युवा लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नौकरी नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, वो उस युवा की गलती नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये भी हम समझे कि जो बेरोजगारी हम गिनते हैं वो सबसे ज्यादा किन के बीच में है, जो पढ़े लिखे युवा है, जो ग्रेजुएट यूथ है हमारे देश में 15 से 29 साल के ग्रुप में, उसमें 42% लोग अपने आप को बेरोजगार कहते हैं जब सर्वे होती है। तो सर्वे में बेरोजगार किसको मानते हैं? सर्वे में क्या करते हैं, जाके पूछते हैं कि क्या आप अभी कोई काम कर रहे हैं, या आप पिछले 1 साल में काफी समय क्या ऐसे बिताए जिसमें आप काम की खोज में हैं। तो आप बेरोजगार तभी माने जाते हैं एक सर्वे में जब आप कहते हैं कि मैं काम के लिए खोज रहा था और मुझे नहीं मिला। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हम बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं, पहली बात तो, जिनको इतनी लग्जरी नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि आप काम के लिए खोजते ही रहो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे भी हो, जैसे कहा कि अंडे बेच रहे थे, कोई पकोड़े बेच रहे हैं, या लोग खेती कर रहे हैं, खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं भी बन रहा है तो जो थोड़ा बहुत हो सके उसमें जाके काम करेंगे, कहीं मजदूरी करेंगे,
पीएचडी भी कर लिया तो ऑटो रिक्शा चलाएंगे, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन को मीट करना है, जिसका मतलब है कि मैं रोज जाके काम खोज रहा हूँ, ये करने का लग्जरी बहुत लोगों को नहीं है। तो ये जो 10% अनएम्प्लॉयमेंट ऑल इंडिया आंकड़ा जो निकलता है, वो बस उन लोगों का है जो कह रहे हैं कि हमारा काम है काम खोजना, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे होते हैं जिनका, मान लीजिए लेबर चौक में खड़े हैं महीने में 30 दिन, उनको महीने में 10 दिन काम मिल गया, उनको बेरोजगार नहीं गिना जाता है क्योंकि 10 दिन काम मिल गया है, तो वो वर्कर माना जाता है। तो ये जो 10% है वो भी एक अंडर एस्टिमेट, पर वो भी बढ़ रहा है। मतलब जो बिल्कुल ही हेल्पलेस है उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा है करने के लिए। दूसरी एक कैटेगरी होती है जिसको भी समझना जरूरी है कि एक बार बहुत हल्ला मचता है कि भारत में महिलाएं काम नहीं करती हैं। अगेन कोई भी, इस कमरे में इतने सारे महिलाएं बैठे हैं और जो पुरुष भी थोड़ा सोचे कि उनके घर की महिलाएं क्या करती है, तो महिलाएं पुरुषों से बहुत ज्यादा काम करती है। गरीब हो, अमीर हो, उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, और वो काम सिर्फ बच्चों का देखभाल का काम नहीं है, घर में खाना बनाने का काम नहीं है, ये तो जरूर करती ही है, लेकिन पशुपालन भी करती है, खेत में भी काम करती है। या आप सोचिए कोई एक पानीपुरी वाला है, पानीपुरी वाले को हम गिनते हैं कामकाजी, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के जो पानीपुरी तल रही है वो तो घर पे काम नहीं करती है। और बहुत सारे महिलाएं भी इसलिए लेबर फोर्स में आंकड़ों में नहीं दिखते हैं, और जब आंकड़ों में नहीं दिखते हैं, गिने नहीं जाते हैं, तो ये सारे सामाजिक सुरक्षा वगैरह जो कामकाजी लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए बनता है, वो महिलाओं के लिए नहीं बनता है। और वो भी बेरोजगारी का एक प्रूफ है जिसको हम गिन ही नहीं रहे, और हम इसके पीछे छिप रहे हैं कि भारत में कल्चरल रीजंस के चलते महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, और इसीलिए महिलाओं का वर्कफोर्स कम है। तो हम आंकड़े देखें तो दिखता है कि महिलाएं 100 में से 30 महिलाएं हमारे देश में वर्कर में गिनी जाती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कम ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो रोज जाके नौकरी खोज नहीं रही है सरकारी डेफिनेशन के मुताबिक। तो पहली बात तो ये है कि बेरोजगारी, जब भारत जैसे देशों में हम बात करते हैं, ये सारे जो आंकड़ों का डेफिनेशन ये वेस्टर्न देशों से निकले हैं, जहां पे सिस्टम बहुत अलग था, जहां पे फैक्ट्रियों में नौकरियां मिल रही थी लोगों को, उस समय की डेफिनेशन है, वो यहाँ पे काम नहीं आती। यहाँ पे ये काफी है हमें देखने के लिए कि लाइनें जो लग रही है जब भी भर्ती का नोटिस आता है, वो दिखा रहा है हमें कि बेरोजगारी है। दूसरी बात बेरोजगारी के इन आंकड़ों में समझने के लिए कि जिनको हम गिनते हैं कि वो रोजगार में हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना। हम लोग जब रोजगार के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई नौकरी है, कहीं जा रहे हैं, 10 से 5 काम कर रहे हैं या 10 से 6 काम कर रहे हैं, एक वेज फिक्स्ड है, वो आपको मिल रहा है महीने के अंत में कि हफ्ते में, या आप खुद का कोई एक छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं जिससे आपको कुछ मुनाफा हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने आंकड़े देखें, उसमें 50% लोग जो रोजगार में हैं, जो वर्किंग है, उसमें 50% लोग उस कैटेगरी में है जिसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब निजी, खुद को हम रोजगार दे रहे हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं है कि अंबानी, अदानी, टाटा जैसे बड़े फैक्ट्री चला रहे हैं। इस 50% में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बस खुद को ही एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनके नीचे एक और व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, और उनका अगर हम वेतन भी देखें वो मिनिमम वेज से भी कम कमा रहे हैं। तो 50% से ज्यादा पुरुष लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं, 2/3 महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं। और महिलाएं जो सेल्फ एम्प्लॉयड में है, उनमें आधे से ज्यादा महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड में एक और वर्ग होता है जिसका नाम है अनपेड हेल्पर। मतलब उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जमीन महिला के नाम पे नहीं है, अगर घर से दुकान चल रहा है वो महिला के नाम पे नहीं है, वो शायद दुकान में बैठ जाती है कुछ घंटे, या खेती में जब फसल काटने का समय है तब खेती में काम कर रही है, काम तो कर रही है, लेकिन उनको एम्प्लॉयड गिनने से हम सबको ये समझ में आ रही है कि अच्छा बहुत पैसा कमा रही है। तो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इक्वल टू पैसा कमाना हमारे देश में जो आंकड़े हैं। तो अगर इन सारों को भी हम बेरोजगारी में जोड़ेंगे तो जितने लोग रोजगार में हैं उससे ज्यादा लोग बेरोजगार, जो काम करने के लिए तैयार हैं अगर सही काम मिले। और वो काम क्या है और वो कैसे मिल सकता है, समस्या वो बनती है कि अगर तैयार है तो ये खास करके महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलना जरूरी है, क्योंकि बार बार आप देखेंगे
हजारों पेपर लिखे गए हैं पिछले 10 साल में कि भारत में इतने कम महिलाएं क्यों काम करती हैं। और बहुत सारे इन पेपर में ये बात जरूर आती है कि कल्चरल रीजंस, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन जब नरेगा बना राजस्थान में, और राजस्थान की जो इमेज है कि महिलाएं घूंघट पहनती है, कहीं नहीं निकलती है, नरेगा में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? महिलाएं काम करती है। तो अपने गांव में काम मिल रहा है, न्यूनतम वेतन अब तो नहीं मिल रहा है, जब शुरू हुआ मिल रहा था, समय पर वेतन मिल रहा है, तो महिलाएं भी काम करेंगी। तो ये बात जो है कि लोग काम नहीं करेंगे, लोगों का हुनर नहीं है, पहली बात तो मुझे लगता है उसको बिल्कुल अटैक करने की बहुत जरूरी है। और ये हम सबके दिमाग में इतना घुस गया है कि अल्टीमेटली लोग सोचते हैं कि ये तो निजी समस्या है। 10 लोग अप्लाई किए, 2 लोगों को मिला, बाकी 8 को नहीं मिला, तो मुझमें कुछ कमी होगी कि उनको मिला, मुझे नहीं मिला। लेकिन सवाल वो नहीं है कि उन दोनों को क्यों मिला और बाकी 8 को क्यों नहीं मिला। सवाल ये है कि 2 ही नौकरियां क्यों है वहां पे, 10 नौकरियां क्यों नहीं है, और ये किस तरह की आर्थिक व्यवस्था है जिसमें 10 नौकरियां नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, ये पहला सवाल है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, नौकरी मिलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो तो सब लोग करते हैं, क्योंकि बिना किए हुए चलेगा नहीं। बहुत ही कम लोग हैं इस देश में जिनको बिना काम किए हुए पेट भरेगा, कुछ ना कुछ आप करोगे ही, लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे रोजगार के रूप में। जब हम रोजगार कह रहे हैं, हम कम से कम न्यूनतम वेतन की मांग हम रखते हैं कि जो लोग न्यूनतम वेतन में काम करते हैं या उससे ज्यादा, उन्हीं को हम मानेंगे कि उनको रोजगार मिला है, बाकी सब बेरोजगार है। और न्यूनतम वेतन मतलब कितना, इसी सरकार ने कमेटी बनाई थी, सतपथी कमेटी, जो 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि 375 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम वेतन नेशनली होना चाहिए, जिसकी जरूरत है बेसिक आपको पेट भरने के लिए और थोड़ा बहुत जो खर्चा चलता है उसके लिए। 30 करोड़ लोग हमारे देश में जो कामकाजी है, बेरोजगार नहीं है, जिनको कामकाज लोगों में हम गिनते हैं, उसमें 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये न्यूनतम वेतन आज के दिन में नहीं कमाते। उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, जो मजदूरी करते हैं वो भी है। जो मजदूरी करते हैं उसमें 10 में से 9 लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें 5 में से 3 लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। जिनको रेगुलर मानते हैं, एक कैटेगरी होता है रेगुलर, आप सर्वे में लिस्ट में देखेंगे, और ये सरकार बार बार बोलती है कि हमारे शासन में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। पर रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब सिर्फ ये है कि आपको रेगुलर इंटरवल में वेतन मिलता है। तो अगर आप एक आशा वर्कर, या आशा वर्कर भी छोड़ दीजिए, अगर आप शहर में दूसरों के घरों में काम करती हैं और आपको महीने में 500 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए मिलते हैं, आप रेगुलर वर्कर में गिने जाते हैं। लेकिन रेगुलर होने का मतलब ये नहीं कि आपको परमानेंट नौकरी है या आपको मिनिमम वेज भी मिल रहा है। हर 2 में से 1 रेगुलर वर्कर को भी मिनिमम वेज हमारे देश में आज के दिन में नहीं मिल रहा है। और यही सारी चीजें जो असमानता के आंकड़े में भी दिखते हैं। अगर आपने बजट का स्पीच सुना होगा, इस बार निर्मला सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने शुरू ही किया अपना बात ये बोल के कि पिछले 10 साल में नेशनल इनकम, आपने सुना होगा जीडीपी जो बोलते रहते हैं, जीडीपी का मतलब है कि पूरा देश में कितना आमदनी बन रहा है, एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो कुछ 60% बढ़ गया है पिछले 10 साल में। उससे वो क्या संदेशा देने की कोशिश कर रही थी, लोगों का अर्निंग 60% बढ़ गया। लेकिन क्या वो हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? देश का आमदनी बढ़ने से सब लोगों का बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आमदनी के साथ साथ असमानता भी बढ़ी है। और अगर हम इनकम का डेटा देखें, जो बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि डेटा ही नहीं निकालती है ये सरकार। अभी 10 साल के बाद अचानक कुछ निकाले हैं और उसका भी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि उसमें घपला क्या हुआ है, क्योंकि मेथोडोलॉजी वगैरह बदल दिया। लेकिन टैक्स का डेटा देख के कुछ लोगों ने काम किया है, जिससे ये दिखता है कि जो इनकम का मैं बात कर रही हूँ, टॉप जो 1% है, ये पूरे आमदनी में 22% टॉप 1% जनता को जाती है। और ऊपर के जो 10% लोग हैं, 60% आमदनी बस वो टॉप 10 में जा रही है। तो इस तरह की आर्थिक वृद्धि अगर होगी तो ये समझ आती है कि क्यों ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बेरोजगारी भी हो रही है, लेकिन आर्थिक वृद्धि भी हो ही रही है। अगर हम सिर्फ जीडीपी देखेंगे तो सब कुछ चमका, बहुत अच्छा है। हम लोग अब दुनिया में
5 नंबर पे आ गए, ये भी आपके व्हाट्सएप में आ रहा होगा कि पूरे दुनिया में टॉप 5 में इंडिया आ गया है ये इनकम जीडीपी से। लेकिन एक और भी आंकड़ा है उसी सोच से कि पूरे दुनिया में पर कैपिटा इनकम, मतलब पूरा देश का जीडीपी वर्सेस देश में 1.4 बिलियन लोग हैं तो प्रति व्यक्ति कितना है, उसमें 142 रैंक है। और 142 रैंक कब है, अगर हम माने कि ये जीडीपी एक समान सबको मिला है, वो भी नहीं मिल रहा है ना। हमने देखा कि 60% तो ऊपर के 10% लोगों को ही जा रहा है, तो उस हिसाब से हम आंकड़ा निकालेंगे तो और भी नीचे रहेंगे हम लोग, बिल्कुल ही लास्ट में। और ये क्यों हो रहा है, वहीं पे रोजगार फिर से आ जाता है कि जिस तरह की वृद्धि हो रही है वो ऐसा वृद्धि है जिसमें रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है। पहले जब हम पढ़ते थे हम लोगों को क्या सिखाया जाता था कि आर्थिक वृद्धि इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्थिक वृद्धि के साथ अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 1990 के बाद अगर हम देखें पूरी दुनिया में और भारत में कुछ ज्यादा तेजी से ये हो रहा है कि आर्थिक वृद्धि तो हो रहा है लेकिन उसके साथ नए नए नौकरियां नहीं बन रही है। इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि उत्पादन ऐसे चीजों में हो रहा है जिसमें कैपिटल पूंजी की इस्तेमाल ज्यादा हो रही है और कंपनियों के फायदा में है कि वो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव उत्पादन करें। क्यों? क्योंकि अगर आप रोजगार देंगे तो ये सब आएगा, न्यूनतम वेतन, हेल्थ आपको देखना पड़ेगा, छुट्टी देना पड़ेगा, पेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर कोई एक मशीन आ जाए जो वही काम कर दे तो उसमें मुनाफा ज्यादा है। तो ये एक और आंकड़ा है, वो ग्राफ बहुत क्लियर दिखता है कि 1990 से आप देखें कि जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है उसमें अगर 100 रुपए बन रहे हैं तो वो प्रॉफिट में कितना गया और वेज में कितना गया, वो बिल्कुल ही ऐसा जा रहा है। मतलब प्रॉफिट मुनाफा बढ़ते जा रहा है, वेज घटते जा रहा है। और ये सारा चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई पूंजीपति वहां पे बिना कोई मदद का कर रहा है। बात ये है कि इसमें सरकार की बहुत ज्यादा मदद मिल रहा है। इसमें एक तो उदाहरण अगर हम लोग देखें, एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है कि आप मुनाफा जो बना रहे हैं उस पर आप टैक्स कितना दे रहे हैं। वो 2018 से अभी तक 25% से गिर के 17% हो गया। क्यों हुआ? टैक्स क्यों हम घटा रहे हैं ऐसे समय में जहां पे बेरोजगारी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ये टैक्स घटाने के पीछे सोच या हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप कम टैक्स लेंगे तो बड़े बड़े कंपनियां और भी उत्पादन करेंगे और उससे और नौकरियां मिलेंगी। जैसे अभी आपने पता नहीं आगे बहुत युवा लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और रील तो देखते ही होंगे। तो पिछले 1 महीने से हम लोग अंबानी का दूसरा बेटा का शादी, जो शादी भी नहीं था, प्री वेडिंग, शादी से पहले का जो सेलिब्रेशन से ये देख रहे थे। उसमें अगर आप कमेंट देखते, कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्या है, एक शादी में इतना पैसा कैसे खर्चा किया जा सकता है कि जेट में लोग वहां जा रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। लेकिन कमेंट में बहुत लोग ये लिख रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग तो रोजगार पैदा कर रहे हैं हम सबके लिए। क्या ये सही है कि ये लोग रोजगार पैदा कर रहे हैं? आंकड़े देखे तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ रहा है, वेज घट रहा है। इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उससे मुनाफा, उससे रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। और इसमें सरकार इनकी मदद कर रही है। कोविड हुई, कोविड के रिलीफ में 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज एक अनाउंस किया गया। उसमें 2 लाख करोड़ रुपए थे पीडीएस के, 1 लाख करोड़ रुपए थे नरेगा के, और 2 महीने का वो पेंशन और जनधन में 500 रुपए दिए जो 10,000 करोड़ भी नहीं बने। बाकी 18 लाख करोड़ रुपए क्या है? जो इतना अनाउंसमेंट हुआ कि 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत हम लोग कर रहे हैं, बाकी सारा ये था कि हम टैक्स घटाएंगे कॉर्पोरेट को कम इंटरेस्ट में लोन देंगे और जो भी बिजनेस करना चाहता है उनको कम इंटरेस्ट में लोन देंगे। और इसके पीछे हमें क्या समझाया जाता है कि ये करेंगे कौन दो ना। आप अपने आप को एक पूंजीवादी का टोपी पहन के सोचिए कि मान लो आपको कोई 10 करोड़ रुपए दे रहा है और कह रहा है कि पहले आपको इस पे 10% देना पड़ा, आप अब 7% दीजिए। तब भी आप वो 10 करोड़ लेके फैक्ट्री नहीं चलाओगे अगर आपको लगता है कि आप जो बनाएंगे उसको खरीदने का कोई वहां पे है नहीं। और खरीदने का नहीं है आपको कब लगेगा? जब आपका पहले का माल नहीं बिक रहा है। तो अभी आप पूंजीवादियों का भी आप सुनिए, कह रहे हैं कि साइकिल, मोटरसाइकिल, ये छोटे छोटे चीजें, पार्ले जी के बिस्किट,
छोटा शैम्पू के सैशे ये नहीं बिक रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, शैम्पू के सैशे में पहले अगर 15 ml होता था, अभी 12 ml डाल रहे हैं, क्योंकि बिक नहीं रहा है, मुनाफा नहीं बन पा रहा, और बिकेगा नहीं तो वो नया फैक्ट्री कि जब ज्यादातर लोगों के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है तो खरीदने का क्षमता नहीं है, जो डिमांड हम कहते हैं, वो जब मार्केट में नहीं है वो पूंजीवादी को दिख जाता है और वो कहता है कि मैं एक और फैक्ट्री चलाऊं, और क्योंकि उसमें तो हो रहा है प्रॉफिट। कोविड आ गया, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, कुछ और हो गया, सरकारें आ रही है, बदल रही है, स्टॉक मार्केट नीचे नहीं गई है। अदानी का इतना बड़ा चोरी का न्यूज आया, फिर भी स्टॉक मार्केट नीचे गया, क्योंकि नहीं गया क्योंकि उसमें अब वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। स्टॉक मार्केट एक हवा का खेल है, और अगर सब मानने लगे कि वो नीचे जाएगा तो वो नीचे चला जाए, तो अमीर लोगों के इंटरेस्ट में भी है कि उसको नीचे ना जाने दें। तो उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन वेल्थ बढ़ रहा है, जो हम जैसे अदानी का कहते हैं ना, कुछ 35,000 करोड़ उसका वेल्थ है, कहाँ पे है? ज्यादातर ये स्टॉक और शेयर में। कोई नया उत्पादन जिससे रोजगार बन रहा है, उस तरह का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार क्या कर सकती है? जैसे मैंने कहा, क्या ये सही है कि इसमें सरकार की कोई रोल नहीं है, सरकार बेचारा बैठ के देख ही सकती है, क्या कर सकती है? एक और ये भी आता है बार बार कि थोड़ा सरकार सबको नौकरी देगी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हम टीवी में भी सुनते हैं हर जगह कि ठीक है सरकार अपने लेवल पे कुछ कर सकती है, लेकिन फाइनली अगर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो प्राइवेट में भी रोजगार बनना पड़ेगा। क्या ये सही है? पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो मांग की बात मैंने कहा, वो मांग बढ़ाने का काम सरकार का। और मांग कैसे बढ़ा सकती है सरकार? बहुत सिंपल है, आप लोगों ने देखा होगा, नरेगा जैसे कार्यक्रम जब होती है, पैसे उन लोगों के हाथ में जाती है जो स्टॉक मार्केट में नहीं डालते हैं पैसे। नरेगा का वेतन जिनके हाथ में डालते हैं वो क्या करते हैं? क्या दाल सब्जी खरीदेंगे, एक दिन थोड़ा अंडा मीट खा लेंगे, नहीं तो एक बच्चों को बिस्किट खरीद के देंगे, घर में हो सकता है बहुत दिनों से मक्का नहीं खरीदा गया वो खरीद लेंगे, और थोड़ा पैसा आ गया तो हो सकता है कि बेडशीट खरीद लेंगे, कोई पिलो कवर खरीद लेंगे, या बाल में तेल नहीं लगाई बहुत दिनों से रोज रोज, तो तेल थोड़ा ज्यादा खरीद लेंगे। ये सारे ऐसे चीजें हैं जो इस देश में बनते हैं और जिससे उत्पादन पैदा होता है। अगर वही पैसे सरकार कहे कि चलो हम नरेगा में नहीं डालेंगे, हम पीपीपी मोड में बड़ा सा हाईवे बनाएंगे, तब उससे उतना रोजगार नहीं उत्पादन हो रहा है। वो पैसे पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आजकल ये बड़े प्रोजेक्ट्स में सरकार अपने से नहीं करती है, एयरपोर्ट, पोर्ट वगैरह ये सब, तो वो मुनाफा में पैसा डालती है सरकार। और हमें क्या समझा रही है? उसमें हम डाल रहे हैं क्योंकि वो लोग आपको रोजगार देंगे, वो नहीं देंगे रोजगार, क्योंकि पूंजीवादी का काम होता है मुनाफा बनाना, और अभी के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रोजगार बढ़ाने से मुनाफा कम बनता है। अब मशीनों से ज्यादा काम करने से ज्यादा मुनाफा बनता है, तो पूंजीवादी सिस्टम को नहीं बदलेगा, सिस्टम लोग बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी। तो पहली बात तो सरकार ऐसे चीजों पे खर्च करे जिससे लोगों के हाथ में पैसा रहे, जो लोग खर्च करते हैं। वो कैसे चीजें हैं? नरेगा है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी आप कर सकते हैं, शहरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए आप धरने पे बैठे हुए हैं कि कानून हुआ पारित लेकिन नहीं हुआ। पीडीएस भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप चावल गेहूं मुफ्त में दे रहे हैं तो चावल गेहूं तो सभी लोग खरीदेंगे, जितना भी कम पैसा हो, मुफ्त में दे रहे हैं मतलब वो भी एक इनकम ट्रांसफर है, उतना पैसा लोगों को बच रहा है जिससे वो दूसरे चीजें खरीदेंगे। इवन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, बाकी ये जो मैंने सुना कि कुछ साथी लोग ये भी धरना पे बैठे हुए हैं कि वो एक मित्र का कार्ड, युवा मित्र, ऐसे लोगों को जब नौकरी देती है सरकार, ये भी खर्च करने वाले लोग हैं, ये स्टॉक मार्केट में लगाने वाले लोग नहीं है। उससे अर्थशास्त्र में एक टर्म यूज किया जाता है मल्टीप्लायर। क्या होता है? वो मल्टीप्लाई होता है। हम नौकरी एक को दे रहे हैं लेकिन वो 10 चीजें खरीद रहे हैं, उन 10 फैक्ट्रियों में नौकरियां बढ़ रही हैं, वो लोग 10 चीजें खरीद रहे हैं, उसमें फिर से बढ़ रही है। लेकिन वो मल्टीप्लायर कब होता है? जब पैसे उनके हाथ में जाए जो खर्चा करें, और जब पैसे अमीरों के हाथ में जाता है वो इस देश में खर्चा नहीं करते। अंबानी के शादी में 57 करोड़ रुपए किस पे खर्चा हुआ बताइए? सब नंबर सुनते ही सबको पता चल गया, रिहाना का फीस था 74, एक था जिसमें वो तो इस देश में खर्चा नहीं हुआ ना, अंबानी में खर्चा
लेकिन वो रिहाना तो इंडिया में कुछ नहीं खरीद रही है, वो राजस्थान में आके साड़ी तो नहीं खरीदी, यहाँ पे आके म्यूजिक शो तो नहीं देखी, यहाँ पे वो मोड़े जो बेचते हैं वो तो नहीं खरीदी, तो उससे हमें तो कोई फायदा नहीं होता। रिहाना शायद अमेरिका में खरीदती है, उनको फायदा हो। वैसे ही आपने जेट में ले आया सारे बॉलीवुड को, जेट तो हम नहीं बना रहे, आपने जेट का डिमांड बढ़ाया। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ हम सब की जब रोजगार बढ़ती है, हम जो चीजें खरीदते हैं वो यहाँ बन सकते हैं, और वो ऐसे चीजें हैं जिससे रोजगार भी बढ़ सकते। एक जेट बनाने में कितने लोग चाहिए, और ये बिस्किट और शैम्पू और ये छोटा मोबाइल फोन और रेडियो, ये सब बनाने में ज्यादा लोगों की जरूरत भी है जो लोग खरीदते हैं। तो ये डिमांड जनरेट करना, वो सरकारें अपने खर्चा के थ्रू मांग बढ़ा सकती है किसी भी आर्थिक व्यवस्था में, और वो रोल 90 के बाद में कम होते 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 जा रहा है, और पिछले 10 साल में हम देखें तो बिल्कुल ही ठप हो, क्योंकि जिन चीजों पर हम काम करते हैं उन सारे चीजों का बजट अगर हम लोग देखें उसमें खर्चा कम हुआ है, और दूसरा अमीरों से जो टैक्स लिया जा रहा है वो भी कम। तो इसका मतलब है कि गरीबों के हाथ में जो पैसा जा सकता था उतना नहीं गया है। इसके साथ साथ और क्या कर सकता है, कुछ और डायरेक्ट चीजें कर सकते हैं जिससे नौकरी बढ़े। जैसे मैं कह रही थी कि जो कैपिटल इंटेंसिव है उसमें मुनाफा ज्यादा होता है, लेकिन ये छोटे छोटे MSME जिसको हम बोलते हैं, छोटे कारोबार जो होते हैं, उनको अपने इसमें छोड़ दे तो वो कंपटीशन में नहीं झेल पाते। तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए मार्केटिंग, उनके लिए जो 5-6 चीजें चाहिए होती है जिससे वो कम्पीट कर पाए, वो करेंगे। तो वो सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं है, इस कारण से भी अच्छे हैं क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, वो ज्यादा रोजगार उत्पादित करते हैं। तीसरा चीज, सरकारी नौकरियां भी जरूरी है, और सरकारी नौकरियां सिर्फ इस कारण से जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी बहुत है इस देश में, पर इस कारण से भी जरूरी है कि बेरोजगारी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं उत्पादित करना, जैसे पढ़ाई ठीक से होना स्कूल में, सड़क को साफ रखना, ड्रेनेज साफ करना, वाटर सप्लाई देखना, इन सारे चीजों के लिए लोगों की जरूरत है। अब हमारे देश का पॉपुलेशन की जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है कि बूढ़ों का प्रोपोर्शन भी बढ़ रहा है। एक है छोटे बच्चों का देखभाल करना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बूढ़े लोगों का देखभाल करना भी एक काम हो जाता है, और इन सारे चीज मशीनों से नहीं हो सकती, जिसको हम कहते हैं केयर इकोनॉमी। इसमें रोजगार बढ़ा सकती है सरकार, और इसमें रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस है, और सरकार जब रोजगार बढ़ाती है तब हम सरकार से ये भी मांग कर सकते हैं कि ये मित्र सखी वगैरह उससे नहीं चलेगा। सरकारी नौकर है, हम सरकारी रेट होने दीजिए, या तो न्यूनतम वेतन अगर ये नरेगा वगैरह टाइप का काम है, लेकिन सर्विस प्रोविजन है तो अब सरकार के स्केल में फिर आप नौकरी दीजिए, ये मांग भी हम लोग कर सकते हैं। अभी सरकार के खुद के एस्टिमेट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट में, सिर्फ केंद्र सरकार में लगभग 10 लाख ऐसे पोजीशन है जो पोजीशन बनाया गया है लेकिन भर्ती नहीं, तो वो भर दें। अभी कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने आंकड़ा लगाया है कि पूरा बाकी भी हम केंद्र राज्य सरकार ले लें तो 30 लाख ऐसे खाली पोजीशन है। तो मोदी जी ने बोला हर साल 2 करोड़ नए नौकरियां आएंगी, वो तो आए नहीं। अब हम दिखा रहे हैं कि कम से कम 30 लाख तो ऐसे ही भर जाएंगे जो पोस्ट बना हुआ है, ये नहीं कि आपको नया पोस्ट बनाना है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जरूरतें हैं जिसमें नए पोस्ट भी बनाने की जरूरत है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हर क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी मांग नहीं हुई। क्लास में हो सकता है बच्चे कम हो, लेकिन एक ही टीचर एक ही टाइम पे पहली कक्षा और 5वीं कक्षा कैसे पढ़ा सकता है। और फिर हम कहेंगे कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है, स्किल की कमी है। अगर हम कहें कि एक क्लास के लिए एक टीचर चाहिए तो टीचर के पोस्ट और भी बढ़ेंगे इस 30 लाख के ऊपर। अगर हम कहें कि हर पंचायत में कम से कम 2 ANM होना चाहिए, जो भी स्वास्थ्य पे काम करता है कहता है कि कम से कम इतनी जरूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ टीकाकरण नहीं, साथ साथ शुगर, BP ये भी बढ़ रहा है सबका, तो लोकली नर्स की जरूरत है, उसमें फिर और पोस्ट बनेंगे। तो ऐसे अगर हम गिनती करते जाएं तो सरकार में भी बहुत जगह है पोस्ट बढ़ाने की। और ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रही हूँ कि बाकी दुनिया में नहीं होता। मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगी। ये आंकड़ा अगर हम देखें कि पब्लिक सेक्टर में कितना लोग काम करते हैं,
भारत में 100 में से है 3.8, मतलब 4 से भी कम। 100 लोगों में से 4 लोग, मान लीजिए, जीरो राउंड कर लेते हैं उनको, 100 में से 4 लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं इंडिया में। सबसे प्राइवेटाइज्ड देश अगर हम सोचे इस दुनिया में, जिस देश के बारे में हम सोचते हैं जिसमें पूंजी का ही चलता है, प्राइवेट, अमेरिका। अमेरिका में बताइए 100 में कितने लोग सरकारी हैं? 14। 100 में से 14 लोग सरकारी नौकर है अमेरिका में। भारत में 100 में से 4। जो यूके वगैरह, ये जो थोड़ा और सोशल डेमोक्रेसी वाले कंट्री है, वहां पे और भी ज्यादा है। इंग्लैंड में 21% है। चाइना, अगर चाइना रशिया हम लोग देख लें, जहां पे एक समय में सोशलिज्म था, वहां पे और भी ज्यादा है, 30% है, 40%। ठीक है, वहां तक भी नहीं जाए, हम लोग अमेरिका को ही ले लें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं, उसमें भी हम पीछे हैं। अमेरिका अपने सरकार जो खर्चा करती है और उनके पूरा जीडीपी जो है उसमें से 8% सरकारी खर्चा है स्वास्थ्य पे होते हैं। हमारे देश में 1%। 100 लोगों में से 14% लोग वहां पे सरकारी नौकर है, यहाँ पे 4। तो जिस देश को लोग मानते हैं कि बिल्कुल ही निजीकरण वाली देश है, वहां पे भी सरकार ज्यादा चल रही है, क्योंकि ये बहुत सारे काम है जो सरकार को करने की जरूरत है। जितने भी मार्केटवादी आप हो, और जब हमें इकोनॉमिक्स उस तरह की सिखाई जाती है कि मार्केट सबसे बेहतर है, वही अच्छा एफिशिएंट है, सरकार में तो करप्शन होती है वगैरह, उसमें भी ये भी सिखाया जाता है कि लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो मार्केट नहीं कर सकती, जिसको सरकार को ही करना है, जैसे भी आर्थिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और पोषण, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, ये चीजें हैं जो मार्केट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं है और इसमें सरकार की जरूरत है, और वो करेगी तो जो बेरोजगारी का बात हम लोग कर रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा। तो उससे ना ही बहुत सारे युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये दुनिया भर में देखा गया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाएं ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे सेफ्टी और अलग अलग चीजों का भी कुछ थोड़ा सा ध्यान रहता है, पर उसके चलते और रोजगार भी पैदा होगा, क्योंकि ये लोग खर्च करेंगे, उसके चलते लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा भी बेहतर होगा, ताकि हम 10 साल बाद जाके ये ना बोले कि भारत में प्रॉब्लम है कि स्किल नहीं। कि आप सर्वे कीजिए, 5वीं कक्षा का बच्चा 1ली कक्षा का लाइन नहीं पढ़ सकता, तो बच्चा बुद्धू नहीं है ना, टीचर नहीं है वहां पे, या टीचर को जो पढ़ाने की जरूरत है वो नहीं है, तो वो सारी चीजें भी ठीक हो सकती है। तो सरकारी नौकरी को हम इस रूप से देखें तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ ये भी जानकारी, ये भी हम लोग को ध्यान रखने का जरूरत है कि सरकारी नौकरी के नाम पे अग्निवीर अभियान, ये सारे बैंक मित्र, ये मित्र वो मित्र जो किया जा रहा है, वो भी हमें बहकाया जाता है कि कोई भी नौकरी नहीं है। तो एक गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी भी बहुत बड़ी नौकरी लगती है, लेकिन जो काम एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से हम चाहते हैं वो उतने पैसे में नहीं हो पाएगा। वो एक्चुअली रेगुलर नौकरियां होनी चाहिए, वो उसकी भी मांग साथ साथ उसमें सरकार के साथ होना चाहिए। एक और मुद्दा भी इस पर मैं जोड़ना चाहूंगी, जब महिलाओं के रोजगार के बारे में हम बात करते हैं, इन सारे चीजों के साथ महिलाओं के रोजगार के लिए 1-2 चीजें एडिशनल जरूरी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि सारा घर का काम, बच्चों का काम महिलाएं करती हैं। पहली बात तो ये पहचानना कि वो काम है, अगर जब तक हम वो नहीं पहचानेंगे कि वो काम है तो उसके जगह कोई और सुविधा नहीं बनेगी। जैसे ही आप पहचानेंगे वो काम है, तब मातृत्व भत्ता, झूला घर, इस तरह की चीजों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, जिससे महिलाएं भी घर छोड़कर काम पर आ सके। उसके साथ साथ जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और अरुणा जी ने बोला कि इस पर अभियान शुरू करना चाहिए, वो सेफ्टी के लिए भी है, महिलाओं के मोबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि मोटरसाइकिल कल्चर से महिलाओं का मोबिलिटी नहीं बढ़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो, बसें नहीं है, क्यों है कि गांव में काम है तो महिलाएं निकलती है, शहर जाना है, दूर जाना है तो नहीं निकल पाती है, क्योंकि जाएगी कैसे और सेफली जाएगी कैसे। तो जब महिलाओं का रोजगार के बारे में हम सोचते हैं तो ये सारी चीजें भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइट, मातृत्व भत्ता, जहाँ पे काम कर रही है वहां पे टॉयलेट है कि नहीं, बच्चों की देखभाल के लिए क्या है, और इनमें से बहुत सारी चीजें नरेगा में है। और मुझे लगता है इसी सोच से ये सारी चीजें नरेगा में डाली गई कि 5 किलोमीटर के अंदर काम होना चाहिए।
बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला को रहना चाहिए। ये सारी चीजों के चलते ही नरेगा में हम देखते हैं कि ज्यादा महिलाएं आती भी हैं। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करते हुए यही बोलना चाहूंगी पहले कि जब हम बेरोजगारी, जिस बात से मैं शुरू की कि जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो एक अलग समस्या नहीं है जिसको टीवी स्टूडियो में 4 अर्थशास्त्री बैठ के उसको रिजॉल्व करें। वो जो समस्या आज हम देख रहे हैं वो आज जिस तरह के आर्थिक व्यवस्था हमारी है, जिससे असमानता बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है लेकिन नौकरियां कम हो रही है, उस आर्थिक व्यवस्था को बदलने के बाद के साथ हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी इसको असली रूप से हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। और इससे नजर हटा के ये बोलना कि आपको स्किल का ट्रेनिंग दे देंगे या आपको लखपति दीदी बना देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे रोजगार नहीं बनेगा। तो ये बातें जब हम बोलते हैं ये तो कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है और इसमें नहीं समझने का कुछ नहीं है। इसको मिस्टिफाई किया जाता है ताकि लोग इसमें आ जाए कि चलो सरकार तो मंदिर तो बना सकती है सरकार, इसमें हम क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार मंदिर कैसे बना सकती है, लेकिन रोजगार सरकार नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल उल्टा है, रोजगार सरकार का काम है, मंदिर बनाना सरकार का बिल्कुल काम नहीं है। वो राजा रजवाड़े के टाइम पर जहाँ पे लोग मॉन्यूमेंट बनाते थे जब अकाल पड़ती थी कि इससे नौकरी मिलेगी, हम उस टाइप के मंदिर भी नहीं बना रहे हैं कि उसमें करोड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये इसको एक राजनीतिक मुद्दा कैसे बनाया जाए, ये मेरे हिसाब से सबसे जरूरी बात है। क्योंकि जो भी मैंने बोला ना कि सरकारी नौकरियां हो, स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्चा हो, इन सारे चीजों के खिलाफ है जो पूंजीवादी, जो बड़े पूंजीवादी है। तो जब तक उसको क्वेश्चन ना करें क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पीपीपी करती है, ये सरकार स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्चा नहीं करती है, इस सरकार के चलते स्टॉक मार्केट बनी रहती है। वो समझने की हमें जरूरत है और दूसरे मुद्दों में जो बहकाने का कोशिश कर रहे हैं वो ना बहक जाए और हमारे साथियों को ना बहकने दे, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो रोजगार वाला मुद्दा है, इसको एक आर्थिक मुद्दे से राजनीतिक मुद्दा बनाना और राजनीतिक मुद्दा से एक चुनावी मुद्दा बनाना, ये सबसे बड़ी एक चुनौती है हम लोगों के सामने। और मेरी उम्मीद है कि हम सब ऐसे बात करते रहें तो इसमें और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। दीपा को जोरदार तालियां। दो गाड़ियां हैं बाहर, उनका अनाउंस करवा दो एक बार, है ना? आप बोल दीजिए। ये एक तो गाड़ी में वॉक्सवैगन है ना, RJ45CV8032 है ना, ये जिसकी प्लेट को थोड़ा सा हटा लें। गाड़ी नंबर 8032 और एक है सुजुकी की गाड़ी है 9710। थैंक यू। तो साथियों, जो कितना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या बोला था, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में हो जाएगी, मिल जाएगी नौकरियां। ये है ना सपना कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाली है हमारी, लेकिन शायद उसमें भी नदारद रहेंगे जॉब्स, क्योंकि किसके पास वो ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं। सॉरी, मेरी तो मैथ्स बिलियन के बाद फेल हो रही है, ट्रिलियन में कितने आ रहे हैं तो उसमें कितनी नौकरियां हैं। तो दीपा को बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपोज करने के लिए वो झूठ जो दिया जा रहा है और उसको वही लोकेट करने के लिए कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। दीपा का यह सोच इसलिए भी है क्योंकि दीपा जब JNU में थी तब SFI में थी, कहीं ना कहीं दीपा की लेफ्ट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा भी उसके विचार में काम कर रही है। एंड दीपा के हस्बैंड AISF में थे, तो ये दोनों हमारे इस देश के युवा, नॉट सो युवा लेकिन सॉलिड इकोनॉमिस्ट जो इस वक्त हम लोग को दिशा दे रहे हैं। तो दीपा बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़े सवाल लेंगे और हम चाहेंगे कि खुल के बात हो। दीपा हमारे बीच में है और अरुणा जी बीच में निकलेंगी, तो एनी टाइम अरुणा माइक लेके, नहीं आप बोलना भी चाहे अगर तो जरूर बोलिए। अभी अगर कोई युवा
कोई भी बात रखना, कोई टिप्पणी, कोई अपना विचार, कोई सवाल, कोई स्पष्टीकरण, मंच आपका है। कोई भी। इधर हाँ, एक साथी वहाँ है, अपना नाम भी दीजिए। अन्ना, एक सवाल लेंगे फिर आप बोलेंगे। हाँ, एक सवाल आप ये माइक, एक पूरी माइक दी। हाँ बोलिए। जो मैं बोल देता हूँ वैसे सुनाई देते क्या? हाँ बोलिए बोलिए। मैं एडवोकेट लखीश, गंगानगर, राजस्थान। पूरी दुनिया के अंदर जो नई टेक्निक आ रही है वो दो तरह के काम कर रही है। एक लोगों के काम को आसान कर रही है और दूसरा लोगों को काम से मार रही है। अब जो बड़े लेवल पे टेक्निक आई है AI, अब उसने इतना बड़ा तहलका मचा दिया है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसका एक छोटा सा उदाहरण, केरल के अंदर एक रोबोट स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना। अब या तो मशीन को समाज से बाहर किया जाए, तो फिर लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाए। इसलिए ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाया जाए? टेक्निक भी समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को रोजगार जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड कराया जा सकता है। क्योंकि 14 मार्च जो एक दिन पीछे जाए तो पूरी दुनिया के जो पूरा विद्वान है, पूरी दुनिया का कार्ल मार्क्स, जिसका कल पूरे देश के लोगों ने अपने अलग तरीके से उसको सेलिब्रेट भी किया, उसके ऊपर विचार गोष्ठी किया और सेमिनार भी किया। और उसके बाद में जो भगत सिंह ने जो बात लिखी है उसी मार्च की थ्योरी के ऊपर, तो मेरा ये मानना है, सवाल के तौर पे कहूँ कि टेक्निक के साथ रोजगार को कैसे जोड़ा जाए। सवाल ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं उसको छोटे में और सीधा जवाब देना भी मुश्किल है, लेकिन इस पर थोड़ी सोच मैं छोटे में बताना चाहूंगी। आपने सही कहा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रही है उससे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत कम हो रही है। मतलब यही चीज को प्रोड्यूस करने में पहले अगर 4 लोगों की जरूरत थी तो अब 2 लोग बना सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसको एड कर रही है। और बहुत बार जो टेक्नोलॉजी है वो सुविधा भी बढ़ा रही है। यही था आपका भी सवाल। इसमें एक आई थिंक जयती घोष ने कुछ साल पहले लिखा था, उन्होंने कहा कि एक तो टेक्नोलॉजी को हम 2 तरीके से भी देख सकते हैं कि वो लेबर डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजी है कि लेबर इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है जिससे जो मजदूर है उसकी सेफ्टी बढ़ती है, काम बेहतर से कर सकता है, उसके खिलाफ हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे चीजें जो आपने कुछ उदाहरण दिया, रोबो को क्लासरूम में पढ़ाना, एक रोबोट जो पढ़ा सकता है वो एक टीचर से बेहतर कभी भी नहीं हो सकता। ये प्रूवन, मैं टीचर हूँ, मैं बता रही हूँ, कोविड में रोबो नहीं, मैं ही बैठी थी कंप्यूटर में, हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख पाए वो 2 साल। और मेरे बच्चे हैं, अच्छे घर से आते हैं जहाँ पे दोनों PhD है उनके सिर पे बैठे हुए थे, फिर भी हम देख पा रहे हैं कि वो 2 साल कंप्यूटर के सामने बैठ के उन्होंने जो पढ़ाई की उससे कितना उनको घाटा हुआ है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है कि उसको आप टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करें। दूसरी चीज, जब आप टेक्नोलॉजिकल चॉइस भी कर रहे हैं ना, जैसे अर्थशास्त्र में हमेशा चॉइस की बात होती है। इतने पैसे हैं, आप एक हाई टेक्नोलॉजी यूज करके बड़ा सड़क बनाएंगे या आप टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करेंगे कि हर घर में गैस का पाइपलाइन ताकि महिला को जंगल में ना लाना पड़े, वो भी टेक्नोलॉजी है। उससे कोई नौकरी कम नहीं हो रही है, बल्कि रोजगार भी उत्पादन होगा। आपको पाइप ले करना है, उसका बिल लेने वाले को लगाने वगैरह। और वो हाईवे से किसको फायदा हो रहा है 8 लेन हाईवे से, वो किसी को नहीं पता है। तो बहुत सारा ऐसे चीजें हैं जिसमें आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं एक्चुअली लेबर को इनेबल करने के।
खास करके महिलाओं का कम करने में और मजदूरों की सेफ्टी बढ़ाने में। तो ये हम लंबे इसमें चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन इससे साथ साथ मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि ये भी जरूरी है कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। कभी कभी ये हो सकता है कि आप एक लेबर डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी यूज करें तो मान लीजिए सड़क अच्छी बन जाएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। आप उसी काम को ज्यादा लेबर इंटेंसिव रूप में करें तो हो सकता है कि सड़क बनने में 10 दिन और लगे, पर उसमें वो पॉलिटिकल चॉइस आप क्या चूज करेंगे। भारत जैसे देश में जहां पे इतना बेरोजगार है, एज अ पॉलिसी मेकर मैं बोलूंगी कि आप चूज करो कि 10 दिन और लगाए सड़क बनने में, क्या हो गया, उसमें इतने लोगों को रोजगार भी तो मिला है और उससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं वो भी तो गिना। सिर्फ मुनाफा देखते हैं तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज विन्स, बट इफ यू थिंक ऑफ इक्विटी, इफ यू थिंक ऑफ हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट इज क्रिएटिंग, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड देन डू द कॉस्ट बेनिफिट, many times technology actually loses. Last point relating to, because Aruna ji said that हम लोग अब उस समय में नहीं पहुंचे, पर अल्टीमेटली if this is society, if it's a society which enables painting, art, music, dance, ये सब टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकता। पिकासो का अभी आ गया है, एआई में आप बोलिए मेक अ हॉर्स लाइक पिकासो, कुछ बनाता है, पर पिकासो वाली बात नहीं होती है। या आपकी जो बांधनी है वो फैक्ट्री से जो बांधनी प्रिंट आती है उसमें बांधनी की बात है ही नहीं, ये तो हम जानते हैं। तो अगर इन चीजों को हम अप्रिशिएट करें तो तब भी हम समझ जाएंगे कि बहुत सारी चीजों को जो टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है, व्हाट आर वी लूजिंग और इज इट वर्थ लूजिंग। मैं एक ही बात आपके प्रश्न से दीपा ने बहुत अच्छे समझाया। इवन टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यूट्रल। हम सब समझते हैं कि टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यूट्रल, इट्स नॉट न्यूट्रल, इट्स पॉलिटिकल डिसीजन। और ये चीज हम समझ जाएंगे तो वी विल क्वेश्चन एवरी यूज। अब हमें सबको कहा जाता है कि नहीं इससे ये हो जाएगा उससे हो जाएगा, तो हम जितने किसी भी राजनीतिक सोच के हो हम सब एक तरफ हो जाते हैं। और एक मैंने एक लेख पढ़ी थी कि सुविधा के लिए सब कॉम्प्रोमाइज समझौता करने के लिए तैयार है टेक्नोलॉजी के साथ सभी लोग। और जब तक हम हर एक चीज के ऊपर चिंतन नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, तो बस यही होगा। अब एटीएम को ले लीजिए, पेटीएम को ले लीजिए, अपने फोन को ले लीजिए, हर चीज को ले लीजिए, तो हमें हर जगह सोचना पड़ेगा कि इससे मुनाफा होगा कि घाटा होगा हमारे लोगों के लिए, उनके लिए नहीं। तो ये सोच के करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अल्टीमेटली ऑल राइट इज पॉलिटिक्स, ये मैं यही कह रहा हूँ। थैंक यू अरुणा जी, दीपा जी। श्याम यादव होंगे इधर अंदर आ जाएं, फ्लैश भी होंगे उधर, वो भी इधर आ जाएं। अभी 2-3 गतिविधियां बहुत थोड़े समय के लिए, तो इधर आ जाइए प्लीज। क्योंकि अरुणा जा रही है तो एक तो ये पोस्टर जो है युवाओं के लिए है, स्मार्ट का तैयार किया हुआ है, ये मुझे लगता है इसको रिलीज करना चाहिए। लाडजी आइए ना, प्रेम कृष्ण जी हमारे बीच में आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत खास बात है। प्रेम कृष्ण जी पिछली बार भी यहाँ थे और इस बार भी डॉक्टर पवन सुनाना जी थी, फॉर्मर चेयरपर्सन विमेन कमीशन, डॉक्टर राजकुमारी, फॉर्मर चेयरपर्सन विमेन कमीशन, और हमारे प्रोमिनेंट साथी लोग सब यहाँ बैठे हैं। ये स्मर्थ का ही ड्रॉ किया हुआ है। मोदी जी है, एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर राम मंदिर से लेके राफेल 2019 2 करोड़ जॉब के वादे, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एवरीथिंग, और नीचे डस्टबिन बना रखा है कि सब चीजें डस्टबिन में जा रही हैं और उनको मिल कुछ नहीं रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये 2019 का उसका तैयार किया हुआ है, वो तो 15 मार्च 2020 को चला गया था, तो काफी आगे बढ़ी हुई सोच थी। तो मैं समझती हूँ कि आज के दिन जब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता। तो मैं 2 टोकन हमारी तरफ से हैं, 2 बुक्स हैं, सुधा भारद्वाज की लिखी हुई हैं।
दीपा जी और अरुणा जी के लिए। एक दोस्त शाम के साथ नए चलिए, लोग अच्छा। नौजवान लोग हेमंत आ जाइए आप। दोस्त है निक्कू के हेमंत आ जाओ, क्लास आ जाओ, आप लोग आ जाओ बच्चों, हेमंत आ जाओ इधर। आकाश आ सकते छोड़ के तो आपका आकाश रहने दे इसे किसी को ऊपर पकड़ना है। कोई लड़की भी उठ के आ सकती है, इधर कोई ऐसी बात नहीं है। ये सुधा की बुक फांसी याद, सुधा भारद्वाज एक साल जो येरवाड़ा प्रिजन में रही, 70 औरतों की कहानी है। दीपा जी को आप सबको पता है ना सुधा भारद्वाज कौन है? तो थोड़ा सुन रहा है तो कभी तो हाँ, दो चार लाइन बात में एक बताना है। हिमाचल की तरफ से 2 फोटो। मीनाक्षी अलका, डॉक्टर अलका। फोटो हो जाए थोड़ा सा कर दो। तो बिना समय गवाए जो पहले कहना था, किधर क्या वो भाग के शाम मिलकर आ जाओ। तो शाम 5 मिनट बोलना चाहते हैं, इनको शुरुआत में बोलना था। सुधा की बुक तो इस सुधा भारद्वाज को एक वकील है और आईआईटी की ग्रेजुएट थी और 1986 में वो छत्तीसगढ़ शंकर गुआ नियोगी के बीच में काम करने गई। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भिलाई के मजदूरों के बीच में काम शुरू किया और मजदूरों के बीच में काम शुरू करते ही उन्होंने वकालत की और फिर उन्होंने जबरदस्त काम जो जुल्म राज कर रही थी, द स्टेट वॉज मेकिंग वॉर, युद्ध कर रही थी जो आम आदिवासियों के खिलाफ में, सुधा साइलेंटली काम कर रही थी। वकालत के जरिए, लिखने के जरिए, लोगों को मोबिलाइज करने के जरिए। और सुधा को भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट करके जेल में डाला और सुधा को 2 साल बाद पहली फादर स्टैन स्वामी तो 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, वो 10 महीने में उनकी डेथ हो गई। सुधा को 2 साल बाद जेल मिली, बेल मिली, डिफॉल्ट बेल उनको मिली, अभी भी बॉम्बे छोड़ नहीं सकती है। इस तरीके से 16 लोगों को भीमा कोरेगांव केस में बंद किया। तो सुधा की ये किताब जेल के अंदर जी रही 70 औरतों की छोटी छोटी कहानियां हैं जिनको जो अब हिंदी में भी अपूर्वानंद वगैरह अनुवाद करके ला रहे हैं। ये अंग्रेजी बुक हमें लगा देनी चाहिए। निक्कू, अगर निक्कू होता वो कहानियां पढ़ के जरूर कुछ चित्र बनता। तो ओवर टू यू। यहाँ जो सवाल बोले जा रहे थे, जब भी जा रहे थे, उनके जवाब समर्थ के और मेरे साथ एक शेर में है। एक शेर समर्थ हमेशा बोला करता था कि उसे फिक्र है हरदम नई तर्ज़े दफा क्या है और हमें शौक है देखे रिदम के इंतहा क्या है। हमेशा बोलता था, आपके अंतर्गत जवाब वो पहले ही बार बार बोलता था। लोग मिलते हैं, उनकी मुलाकात पहली होती है 1 मिनट की, 2 घंटे, 3 घंटे। हमारी पहली मुलाकात थी 10 दिन की लगातार। हम लोग जब मिले पहली बार तो 10 दिन हम लोग दिन रात साथ बैठे रहे थे, साथ हमने खाना खाया। हमने जब बात चालू की, बात शुरू होती थी अम्बेडकर से और खत्म होती थी लिंकन पर। चेयर से हम लोग बैठे थे, लेनिन पर हमें कुछ पता नहीं था। आसपास के लोग बैठते थे, वो हंसते थे। खैर, तो बहुत सी बातें उस समय वो किया करता था। 2013-14 से वो बोलता था कि जिन ताकतों को आज एक होने की हम आज बात कर रहे हैं, वो तब से बोलता था। मैं नाम ही लूंगा, हमारी बीजेपी के साथी हैं जो कि उस समय उसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर यहाँ नहीं है, अब खुद यहाँ नहीं है। लेकिन तब से बोलता था कि एक होना पड़ेगा, नहीं तो ये ताकतें बहुत भारी पड़ेंगी। वो तब बोलता था ये बातें, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बारे में, अलग अलग सामाजिक चेतनाओं के बारे में। और आज हम देख रहे हैं कि वो ताकतें एक हो रही हैं खिलाफ पूंजीवाद के, खिलाफ साम्राज्यवाद के, खिलाफ तानाशाही के। ये उसने बहुत पहले देख लिया था। और एक बार आंटी, जो आंटी हम जितने भी दोस्त लोग हैं समर्थ के, हम सब लोगों से मिलना पसंद इसलिए भी करती हैं कि उसके दोस्त हैं। उसके अलावा एक बात और कि हम सब में समर्थ है, हम सबके बोलने के लहजे में
लोग जो समर्थ को करीब से जानते हैं, हम लोग एक पल में देख बोल सकते हैं कि इसने समर्थ की तरह कपड़े पहने हैं, फिर समर्थ की तरह आर्ट कर रहा है, ये समर्थ की तरह चलना चाह रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसमें समर्थ की तरह राजनीतिक चेतना है, और वो हम सब लोगों में है। और शायद वही मुख्य वजह है जिस वजह से आंटी हम सब की राजनीतिक चेतना, सबकी सामाजिक जो चेतना है उसमें समर्थ है, और केवल हम में नहीं आगे भी रहेगा और लोगों में रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आज आप लोग यहाँ आए हैं तो समर्थ के बारे में जानें और अपने साथ अपना अपना समर्थ भी लेकर जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शब्द बच्चों के लिए छोटा होता है, मैं कहना चाहिए। अरुणा जी आप एक मिनट थोड़ा सा, मैं आपको रोकूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो एक चीज छूट गई, एक स्मर्थ का गुल्लक बैंक चलता है छोटे बच्चों का, जो कच्ची बस्ती के बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से उसमें 1 रुपया 2 रुपए रोज डालते हैं। एक छोटी बच्ची से शुरू किया था, अभी 15 बच्चे हैं उसमें काम करते हैं, और जब उसको खोलते हैं हम भी अपनी तरफ से उसको मिलाते हैं, बतौर प्याज उसमें हम लोग डालते हैं। तो बच्चों का वो बैंक 24 घंटे चलता है। एनी टाइम वो आके अपना 2 रुपया 5 रुपया जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो वो सारे बिल्कुल गरीब बच्चे। तो मैं समझती हूँ कि हम बच्चों को साथ साथ उस तरह की भावनाएं भी उनके बीच में डाल रहे हैं। तो दोस्तों ने एक शिल्प ग्राम के अंदर, ज्वार कला के अंदर में बड़ का पेड़ लगाया है। ये श्याम, रोकी, नारायण जी और सारे बाकी दोस्त, वो बढ़ रहा है। वो जैसे बढ़ रहा है तो हमको लगता है निक्कू बड़ा हो रहा है। मैं जब भी जाती हूँ उसके साथ एक फोटो ले ही लेती हूँ, अरे निक्कू तेरे तो अभी इतने पत्ते और निकल आए। तो एक नौजवानों की टीम इधर भी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों से, कॉमर्स कॉलेज से, राजस्थान कॉलेज से, LBS से, सब जगह से नौजवान बच्चे आए हैं। अनिकेत शर्मा की टीम है ये। तो मैंने अनिकेत बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, और मैंने ज्वार कला के अंदर में इसको टाइप किया और सुनने के लिए आई थी। गंगानगर की टीम सिर्फ इस लेक्चर को सुनने के लिए आई है, और जो संजीदा साथी हैं यहाँ बैठे हैं, कुछ के रोजों की वजह से बहुत लोग निकले हैं और बोल के निकले हैं, लेकिन पूरा लेक्चर सुन के वो लोग गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सार्थक हुआ है स्मर्थ और रौनक को याद करना इस रूप में कि वो हमारे बीच में जिंदा हैं। तो मैं भी ये कहती हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार जमीन पर। हम लोग लड़ेंगे, जिएंगे, संघर्षों में रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे। एक सपना आर्ट गैलरी का है, और वो आर्ट गैलरी जिसमें हर तरह की विधा हो, हर तरह का संगीत हो, हर तरह का आर्ट हो, और जो फक्कड़ मिजाज आर्टिस्ट हैं जिनको कोई स्पेस नहीं मिलता, वो स्पेस हम दें, और दुनिया भर का रिसर्च करने के लिए लोग हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आए तो आप लोगों की आर्ट, अपनी आर्ट गैलरी में आए, तो वो जिद और जुनून जो है वो इस साल शुरू कर देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। इसको बनाएंगे, खड़ा करेंगे, आप लोगों के हाथों में सौंप के जाएंगे एक धरोहर और स्मर्थ की याद में। और सब बच्चों को वो स्पेस मिलेगा पढ़ने का, लिखने का, गाने का, बोलने का, जिस आजादी की हम बात करते हैं वो, और आपके हक अधिकार का। क्योंकि वहां पे स्मर्थ की गोद से मैंने उठाया है सवाल करने का अधिकार। संजू धुनिया ने उससे पूछा सवाल करने का अधिकार फेसबुक पे, और उसने लिखा सबका है, वो सबका है। तो हम बोलेंगे, जिएंगे, लड़ेंगे और सवाल भी करेंगे। तो चाय रेडी है। मेरे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ, और धन्यवाद तो अरुणा जी को करना है ना, वो करेंगे, मैं थोड़े करूंगी, अध्यक्षता वो कर रहे हैं। तो बाहर बुक मार्क है, आप लोग ले जा सकते हैं, ब्रोशर है, कुछ बोलना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है एक युवा का, सुन लेते हैं। दीपा मैडम से मेरा क्वेश्चन है कि जो पूंजीपति लोग हैं और एक बहुत गरीब लड़की कमा के हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गहराई है उसी को लेकर के क्वेश्चन है कि पूंजीवाद किसी देश के लिए कितना आवश्यक है और क्यों?
अरुणा जी को पहले हम सब धन्यवाद कर दें, इनको बहुत दूर जाना है क्योंकि आज ही उन्होंने अपना बात बताई। तो जाने देंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार को बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने सरल भाषा में इतने कठिन सोच को हमारे सामने रखी, और हमें समझना पड़ेगा कि ये साधारण हिंदी में ये सोच रखना बहुत ज्यादा कठिन है, और इस पर बड़े बड़े शब्दों में बांधना। तो इसलिए एक बार जब ये तालियां इस आयोजन को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। निशा, कमल सिद्धू, निक्कू के सारे दोस्त, और मैं हर साल आऊंगी, आती रहूंगी, और मेरे नेतृत्व निक्कू मेरा बच्चा है तो उसको याद बहुत करती हूँ, मैं कई तरीके से याद करती हूँ, आऊंगी। मगर मुझे लगता है कि आप युवा लोगों ने जो इसमें रुचि दिखाई वो सराहनीय है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और जिंदाबाद, और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। तो आप मुझे माफ करेंगे, मुझे 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए मैं निकलना चाहती हूँ। तो आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। तो इसलिए जिंदाबाद में हम नारा लगाते हैं, न्याय समानता हो आधार, ऐसे रखेंगे हम संसार। न्याय समानता हो आधार, न्याय समानता हो आधार। मैं नहीं आ रही। सवाल है, हम लोग तो बैठे हुए हैं, साथियों बैठे करते बने रानी है। ये प्लस तुम्हारा है? इसको फिनिश करो।